Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है सबको? Yes, sir. वेट करेंगे बच्चों, 2 मिनट वेट करेंगे, सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। एवरीवन बच्चों, बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ ग्रुप्स में लिंक फॉरवर्ड नहीं कर पाया था बच्चों, तो मैंने अभी फॉरवर्ड करा है। सर स्कूल में केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो गया। अच्छा बच्चे, क्या स्टार्ट हुआ है अभी? सर ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दिया सीधा, एलो एल्केन्स हेलोरिन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में ना ये हर साल होता है, ठीक है। केमिस्ट्री की ये प्रॉब्लम हर साल होती है बच्चों, कि कुछ स्कूल में दे स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट, कुछ सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, यानी पीपी स्टार्ट कर देंगे। अब ये एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट 2 साल जो कोविड है, इसकी वजह से हम लोगों को कुछ बेनिफिट भी मिला है। बेनिफिट ये मिला है कि पिछले 2 साल में जो भी क्लासेस थी सारी ऑनलाइन थी, और वो सारी रिकॉर्डेड क्लास थी, तो उन सबके लिंक हमने यूट्यूब पे अपने
सेव कर रखें। अगर ऐसा होता है किसी बच्चे के स्कूल में, मान लीजिए ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई, जैसे हर्षल आप बता रहे हैं आपके स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो आपके यूनिट टेस्ट अगर आने वाले हैं तो आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, नोट्स असाइनमेंट सब भेज दूंगा, ठीक है। इफ यू वांट तो हम एक वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं जिसमें आपके जो डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टिल दैट टाइम आप उन रिकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हो, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर, फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आपके सितंबर में होते हैं, उससे पहले मैं टारगेट रखता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। ऑर्गेनिक कंप्लीट तो नहीं हो पाती, बट हाँ मेजरली जो 3 चैप्टर्स हैं वो हम कर लेते हैं, 4 में से 2-3 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म से पहले तो हो जाएंगे। अब भाई फर्स्ट टर्म तो बहुत टाइम है ना, सितंबर तक का टाइम है। अब मान लो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, 2 हफ्ते बाद यूनिट टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो टिल दैट टाइम यू हैव रिकॉर्डिंग्स, यू हैव असाइनमेंट, यू हैव ऑल द नोट्स, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हम मॉर्निंग में अलग से एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो, ठीक है बच्चे। हर्षल सर तो ऐसी समस्या आएगी, मैं आप सबको बता दूं कि क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर खासकर, फिजिक्स और मैथ्स में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स और मैथ्स में पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं, केमिस्ट्री इज द मिस्ट्री, है ना। तो ये मिस्ट्री का खेल है भाई, ये मिस्ट्री चलती रहेगी, कोई फिजिकल स्टार्ट करेगा, कोई ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक, तो हमें इसे मैनेज कैसे करना है। अभी 2 साल कोविड की वजह से मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं, उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है बच्चों। ठीक है हर्षल, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ अगर आपको कोई डाउट क्लास चाहिए हो, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, देखो क्या हुआ है, अभी तो मैं सीबीएसई की गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूँ, मतलब सीबीएसई ने जैसे लास्ट ईयर टर्म 1 टर्म 2 दो अलग अलग टर्म्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया था, तो अभी मैं टर्म 1 का सिलेबस लेके चल रहा हूँ। हाँ बट मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मतलब सीबीएसई ने कुछ पार्ट ऐसे थे जो कहा था ये डिलीटेड है, ये नहीं आएंगे, हर चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट डिलीट कर दिए थे, वो हम अभी नहीं करेंगे, मतलब डिलीटेड पार्ट भी हम करेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि जो डिलीटेड पार्ट है वो भी अभी हम करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चों इस साल भी वो डिलीटेड है, 2 साल से वो कोविड की वजह से डिलीटेड था, ठीक है। बट ये मत समझें कि वो इस साल भी डिलीटेड रहेगा, तो इस साल तो हम सब कुछ करेंगे। क्लियर हो गया सबको, तो आप करेंगे हम सब कुछ, बट हम करेंगे कैसे, सीबीएसई का जो टर्म 1 का सिलेबस है उससे पहले करेंगे, टर्म 2 को बाद में करेंगे, ठीक है बच्चे। Yes, क्लियर, यस वॉइस ही नहीं आ रही यार, क्लियर है सबको बच्चों, yes, yes. ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट 1 सम कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करा था, उसके 2-3 क्वेश्चन शायद बच गए थे, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, और एल्स वी कैन स्टार्ट विद कंसेप्ट 2। कोई डाउट है बच्चों, नो सर। करें कंसेप्ट 2 स्टार्ट कर सकते हैं फिर आज। Yes, sir. सर आपने बोला था कि आप वो शॉर्ट लाइक जो जल्दी जल्दी वेज होते हैं सॉल्व करने के एमसीक्यू टाइप्स वैसे कराओगे आप क्लास में? नहीं मैंने आपको बताया था मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा आपको साथ साथ, यही कहा था ना मैंने आपको। यस सर। हाँ वो मैं आपको बता दूंगा बच्चे, अभी क्लास के एंड में मैं 3-4 फॉर्मूले लिख दूंगा, वो आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बट आप उसे सब्जेक्टिव में यूज नहीं कर सकते, अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तभी आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। यस सर। अभी मैं कंसेप्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, बट एट द एंड जब क्लास एंड करूंगा तो मैं कुछ रिलेशंस यहाँ पर लिखूंगा, और उन रिलेशंस को आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ऑल दीस टर्म्स, ठीक है। वो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, वो क्लास के एंड में मैं आपको लास्ट में लिखूंगा, ठीक है बच्चे। क्लियर, so today we are starting concept 2, Raoult's law, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अच्छा जो शॉर्टकट की बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी सब्जेक्टिव में उन्हें मत अप्लाई करना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तभी उसे अप्लाई करना, क्लियर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, मतलब कंसेप्ट 2 तो राउल्ट्स लॉ है बच्चों। अब राउल्ट्स लॉ क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए हटाइए, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पता होनी चाहिए, जिस टर्म को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अनफॉर्चुनेटली क्लास 11th के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर में एक टॉपिक आता था, बट ये डिलीट हो गया ड्यू टू कोविड, इसे हटा दिया गया क्योंकि लिक्विड स्टेट का पार्ट था, आपने सिर्फ गैसियस स्टेट पढ़ा है, तो वेपर प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, और बिना वेपर प्रेशर को समझे इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों आज की क्लास में, फिर हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन होती है बच्चों, द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid, at equilibrium is called vapor pressure. ठीक है, the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium, the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure. अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर पहले समझेंगे फिर बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे। अगर वेपर प्रेशर की बात करें, एक कंटेनर है हमारे पास बच्चों, और इस कंटेनर में हमने लिक्विड रखा है, फॉर दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मैंने इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। अब कंडीशन समझो क्या है बच्चों। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप लोग, गर्मियों का टाइम आ गया भाई, गर्मियों के टाइम में हम जनरली रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं, पानी निकाला आपने, पानी पिया, और पानी पी के उस पानी को रूम टेम्परेचर पे छोड़, ठीक है, आपने अपने फ्रिज में पानी रखा था, फ्रिज में से बॉटल निकाली, पानी पिया और बॉटल को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दी, रूम में छोड़, यानी वापस उसे फ्रिज में नहीं रखा। अब जब फ्रिज में से आपने उस पानी की बॉटल को निकाला तो डेफिनेटली जो टेम्परेचर था वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस था। मुझे वॉइस नहीं आ रही है, यस और नो? यस क्लियर भाई? फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा इट विल बी अराउंड 0, 4, 5 मिनिमम, जितना भी आप लोगों ने सेट कर रखा हो, पर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो टेम्परेचर था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। आपने पानी निकाला, पानी पिया, पानी पीने के बाद बॉटल को रख दिया रूम टेम्परेचर, दिस इज क्लियर? टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो 0 से कहां आ गया जी? 25। रूम टेम्परेचर जनरली हम कितना लेके चलते हैं बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो जो पानी है वो कहां पर आ चुका है जी? 25 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। समस्या क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो फिक्स है। बट क्योंकि उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कैसे? क्योंकि सराउंडिंग से जो हीट है वो अब उसे मिलनी शुरू हो गई। इनिशियली वो 0 पे था, अब आपने उसे 25 डिग्री सेल्सियस पे लाकर रख दिया, तो सराउंडिंग से उसे हीट मिलनी शुरू हो गई, और जब सराउंडिंग से उसे हीट मिलनी शुरू हो जाएगी बच्चों, तो इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। यस और नो? टेल मी। यस सर। अरे बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, इवेपोरेशन होगा नहीं होगा एवरीवन? होगा सर। यस होगा। सर। आप नॉर्मली आज की डेट में तो आप पानी को बाहर ले जाकर रख दो तो इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये जो इवेपोरेशन आप लोग सुनते हैं या इवेपोरेशन की जो आप बात करते हैं, ये इवेपोरेशन कहां से स्टार्ट होता है? लिक्विड की सरफेस से या लिक्विड के बल्क में से? कैन यू टेल मी? सरफेस। सरफेस से, ठीक है। अब सवाल उठता है सरफेस से क्यों? तो देखो बच्चों, इसके पीछे क्या रीजन है। ये बल्क का मॉलिक्यूल, मान लीजिए वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो पानी के अंदर है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कैसे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स। So it is surrounded by same kind of molecules. Yes or no, everyone? यस सर। नहीं आ रही है। It is surrounded by same kind of molecule. ये जो वाटर का मॉलिक्यूल सेंटर में है, इसके चारों तरफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी फोर्स होती है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी बीच में एक मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ उसके वाटर मॉलिक्यूल है, और हर डायरेक्शन से उस पे एक इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। बट अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, सरफेस के मॉलिक्यूल के नीचे, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है उनके नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके नीचे बस वाटर मॉलिक्यूल। यस और नो? ऊपर तो नहीं है एवरीवन? यस सर। ठीक है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उनके नीचे से एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है, ऊपर से कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रही। अगर ऊपर से कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा बच्चों? यानी अगर हम बात करें तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑफ बल्क। भाई पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल बैठा हुआ है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और उसको हर डायरेक्शन से एक इक्वल अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है बच्चे, उसके तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, देयर इज नो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, they have lesser force of attraction, and since they have lesser force of attraction, their kinetic energy is high.
क्लियर, इसीलिए वो ज्यादा मूव कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल जो चारों तरफ से घिरा पड़ा है, चारों तरफ से उसे खींचा जा रहा है, इक्वल फोर्स लग रही है हर डायरेक्शन में, उसका मूव करना इतना आसान नहीं है एज कंपेयर टू द सरफेस मॉलिक्यूल, जो कहां पर है बच्चे, जो टॉप मोस्ट सरफेस पे है, उससे सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन कहां से स्टार्ट होता है? इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस। इवेपोरेशन शुरू हो गया, वेपर्स बनने शुरू हो गए। क्लियर? क्या रीजन बताया आपने? दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। दूसरा, दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। They have lesser force of attraction and they have higher kinetic energy. Force of attraction कम है, kinetic energy ज्यादा है, इसीलिए evaporation कहां से हुआ? सरफेस से हुआ। Tell me everyone, this is clear? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ है? Evaporation कहां से हो रहा है? सरफेस से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ये इवेपोरेशन कब तक चलेगा? सवाल ये उठता है बच्चों, क्या आप इसे कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो? नहीं यार, मैंने तो पानी पिया और बॉटल को रखा हुआ है रूम टेम्परेचर। क्लियर? मैं तो हीट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सराउंडिंग से उसे एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी की वजह से वो इवेपोरेट हो रहा है। तो कब तक हीट होगा? क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यस और नो? क्या वो वेपर्स बढ़ते चले जाएंगे? इनिशियली क्या हुआ, 0 से जब 25 पे लाया होगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स वेपर बनना शुरू हुए, वेपर्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कब तक यार? क्या वेपर्स बनते रहेंगे या थोड़ी देर के बाद इवेपोरेशन रुक जाएगा? सर रुक जाएगा। आर यू श्योर? सर रुक ही जाएगा क्योंकि टेम्परेचर। पहली चीज, इवेपोरेशन कब तक होगा? दूसरी चीज क्या मतलब इवेपोरेशन रुक जाएगा? अब इसको ध्यान समझो। देखो बच्चे, कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा याद रखो। इवेपोरेशन की जो हम बात करते हैं, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाता है, बट रुकता नहीं। क्लियर हो रहा है? हाँ, पानी खत्म हो जाए तो इवेपोरेशन रुक जाएगा, दैट इज सेकेंडरी। बट अगर हम बात करें, जो इवेपोरेशन है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। कब तक चलेगा? एक टाइम आएगा, देखो इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी हाई। जैसे आपने पानी को लाकर यार रूम टेम्परेचर पर रखा होगा तो बहुत तेजी से इवेपोरेशन शुरू हुआ। पहले 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स, फिर 1 मिनट में 200 मॉलिक्यूल्स, फिर 1 मिनट में 300 मॉलिक्यूल, इस तरह से वाटर की मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट विल बी कांस्टेंट, हर 1 मिनट में 500 मॉलिक्यूल इवेपोरेट। अब इवेपोरेट होने के बाद कहां आ रहे हैं भाई? लिक्विड के ऊपर जो एम्प्टी सरफेस है वहां पर आ रहे हैं। जब वो वहां पर आ रहे हैं तो धीरे धीरे वो सरफेस जो एम्प्टी सरफेस है वो बढ़ती चली जाएगी और इन वेपर्स के बीच में कोलिजन शुरू हो जाएगा। यस और नो? टेल मी एवरीवन। यस सर। Yes, sir. इवेपोरेशन होता रहा, होता रहा, होता रहा। इनिशियली रेट बढ़ा, रेट बढ़ने का मतलब इवेपोरेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक बार के बाद कांस्टेंट। 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल, अगले 1 मिनट में 200, अगले 1 मिनट में 300, अगले 1 मिनट में 400, 500, and now after every minute, here what you are observing that there are 500 molecules of water are evaporated. Clear? अब वो फिक्स हो चुका है जी। अब क्या होगा? अब वेपर्स के बीच में कोलिजन, and after some time जब number of vapors बढ़ जाएंगे बच्चों, after some time what you will observe that there will be condensation. Yes or no? यस सर। आया ना बच्चों? आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी कंडेंसेशन। जी, अब तो इवेपोरेशन थम गया है, इवेपोरेशन कांस्टेंट हो गया, थमा नहीं है। अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो वेपर दोबारा लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया वो तो लिक्विड बन गया। यस और नो? यानी इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका है, अब कंडेंसेशन शुरू हो गया। यस और नो बच्चों? टेल मी। यस सर। Yes, sir. इवेपोरेशन होता रहा, थोड़े समय के बाद इवेपोरेशन कांस्टेंट हो गया। अब कह रहे हैं इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका है, अब क्या होगा? अब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, यानी वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बन गया। ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होगा। इवेपोरेशन हो चुका है कांस्टेंट, क्या स्टार्ट हो चुका है जी? कंडेंसेशन स्टार्ट। अब ये कंडेंसेशन कब तक होगा? कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन।
आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। थोड़ी समय के बाद आप देखेंगे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है बच्चों वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कांस्टेंट हो चुका था, हर 1 मिनट में 500 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर बने जा रहे, हर 1 मिनट में 500 मॉलिक्यूल लिक्विड के बच्चों क्या बन रहे थे, वेपर बनते जा रहे थे। अब क्या हुआ, इनिशियली जो कंडेंसेशन था वो शुरू हुआ, 1 मिनट में 100 वेपर कंडेंस हुए लिक्विड बने, अगले 1 मिनट में 200 वेपर कंडेंस हुए लिक्विड बने, ऐसे चलता रहा। अब एक टाइम ऐसा आ चुका है कि 1 मिनट में अगर 100 मॉलिक्यूल या 500 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर बन रहे हैं उसी 1 मिनट में, सेम टाइम एक तरफ इवेपोरेशन हो रहा है, उसी 1 मिनट में 500 वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड बन। दिस इज क्लियर एवरीवन, टेल मी। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? एक ही मिनट के अंदर, उस एक ही मिनट के अंदर 500 मॉलिक्यूल से इवेपोरेट होकर क्या बने, वेपर, उस एक ही मिनट के अंदर 500 वेपर कंडेंस होकर क्या बने, लिक्विड। यू विल सी देयर विल, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज। आपको लगेगा यार वेपर तो उतना ही है, लिक्विड तो उतना ही है। क्लियर, आपको लगेगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें बच्चों दो अपोजिट प्रोसेस सेम रेट से चलते। When two opposite process take place at the same rate, then it is called dynamic equilibrium. Are you getting it, everyone? यस सर। सर अगर हमने कंटेनर को ओपन सरफेस में रखा हो तब भी यही होगा? बच्चे ओपन में रखोगे तो फिर कंडेंसेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ तो मतलब क्लोज सिस्टम है ना, लिड लगी हुई। Definitely, equilibrium कभी भी, remember this thing, equilibrium can never be attained in an open container. Clear? इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं हो सकता बच्चों ओपन कंटेनर के अंदर, इक्विलिब्रियम हमेशा ही क्लोज कंटेनर में होगा। दिस इज क्लियर एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम समझना बहुत जरूरी है। आप अगर ये डेफिनेशन लिख देते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और आगे आप इक्विलिब्रियम नहीं लिखते तो आपकी डेफिनेशन गलत है। इसके पीछे क्या रीजन है इसको भी समझाओ। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये जो वेपर्स का प्रेशर है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो वेपर्स का प्रेशर है, ये जो वेपर है, ये लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, किस समय बच्चों, इक्विलिब्रियम के समय। ओनली एट इक्विलिब्रियम दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कंडीशन क्लियर हो चुकी है जी? क्या बोला जा रहा है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करते रहोगे तो वेपर्स बढ़ते रहेंगे, टेम्परेचर चेंज करते रहोगे तो नंबर ऑफ वेपर्स चेंज होते रहेंगे, फिर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। एक सेकंड वेट करेंगे बच्चों, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, प्लीज। सॉरी बच्चों, हाँ मैं बात कर रहा था बच्चों, तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आप टेम्परेचर वेरी नहीं करवा सकते, टेम्परेचर वेरी करवाते रहोगे वेपर्स वेरी करते हैं, वेपर प्रेशर वेरी करता रहेगा। मैंने बोला इक्विलिब्रियम में ही वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम नहीं आया और आप वेपर प्रेशर निकालते हैं, क्या वो वैल्यू फिक्स आएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। तो जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने कंडेंस ही नहीं हो रहे। क्लियर? तो आपने अभी वेपर प्रेशर निकाला, अगली बार देखोगे जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं
और जो कंडेंस हो रहे हैं वो वेरी करते जा रहे हैं। इवेपोरेशन तो कांस्टेंट हो गया, 1 मिनट में 500 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब आपने क्या करा, उस समय वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करी, उस समय कंडेंसेशन शुरू नहीं हुआ है। क्लियर? तो आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि कंडेंसेशन शुरू हो गया, आपने दोबारा क्या निकालने की कोशिश करी, वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करी, आपको वैल्यू कम मिलेगी। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है वैल्यू फिक्स नहीं होगी। और इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, तब आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। और इक्विलिब्रियम आने के बाद जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। दिस इज क्लियर एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, बड़े सिंपल टर्म्स में हमने समझा। ये जो वेपर्स है ये लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं कब, इक्विलिब्रियम के समय, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? टेल मी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, टेल मी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपको, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं? बताओ बच्चों। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? Yes. The quantity Yes, of sir. liquid. क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, और कोई? सबसे पहली चीज ये समझ लो कि किस पे डिपेंड नहीं करे। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज क्या है इससे इसका कोई लेना देना, मॉलिक्यूल की शेप क्या है इससे इसका कोई लेना देना। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? साइज और शेप के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। क्लियर हो रहा है बच्चों? साइज और शेप के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। ये सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? अब सबसे पहला फैक्टर, यार ये तो सबके लिए कॉमन होगा, सबको पता होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बड़ा छोटा सा एक छोटी सी चीज समझो बच्चों, वेपर का प्रेशर, वेपर जितने ज्यादा होंगे वेपर का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप मान लीजिए अभी जैसे आपने जो बात करी है, हमने जो बात करी उसमें हमने कहा था पानी फ्रिज में से निकाला गया है और पीने के बाद 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रख दिया गया है। अब इसी पानी को अगर मान लीजिए बाहर धूप में ले जाकर रख दें, वहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यार वेपर ज्यादा बनेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. टेल मी यस और नो? Yes, sir. Yes. वेपर ज्यादा बनेंगे और नो डाउट वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? अभी क्या हुआ था, 1 मिनट में 500 मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे, ये कांस्टेंट हो चुका था। जब आप हाईयर टेम्परेचर पे ले जाओगे तो 1 मिनट में शायद 1000 मॉलिक्यूल्स निकले और वहां पर जाकर इवेपोरेशन कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes. क्या समझ में आ रही है बच्चों? आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, फोर्सेस टूटेंगी, और जितना ज्यादा फोर्सेस टूटेंगी उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यस और नो एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम एक ग्राफ की बात करें ना बच्चे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ये कुछ इस तरह से शो करता है। इसका क्या मतलब होता है ऐसे ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन नहीं है, Inversely proportional. नहीं इनवर्सली तो नहीं So है, non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये पावर रिलेटेड नहीं है। ये ग्राफ को ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने तो प्रेशर बढ़ रहा है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर हम बात करें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की, तो अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूंगा तो जरूरी नहीं है वेपर प्रेशर डबल हो, या वेपर प्रेशर 4 टाइम्स। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes. Yes, होता है sir. ना जैसे पावर रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इसकी पावर 1 तो इसकी पावर भी 1, इसका वैल्यू 1 बढ़ेगा तो इसका भी 1 बढ़ेगा, ऐसा नहीं। क्लियर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, बट यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते इट इज पावर रिलेटेड कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर डबल कर दोगे वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर बच्चों एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. What is the second factor? Third factor is intermolecular force. Intramolecular force is inversely proportional to vapor pressure. Why? Intramolecular force is inversely proportional to vapor pressure. Why? Tell me. बताना चाहेगा कोई बच्चा? तो जितना वीक होगा उतनी जल्दी जो बिल्कुल. मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये वीक है, वीक IF इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो ये वेपर जल्दी बन जाएगा. और यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग IF. यस और नो? Yes, sir. Yes, तो ये आसानी से वेपर नहीं बनेगा. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें यार. आई हैव इथेनॉल, I have ethylene glycol, and I have पहले इसका नाम लिख देता हूँ, इथेनॉल. This is ethylene glycol, and this is glycerol. This is glycerol. ठीक है बच्चों, मैंने आपके सामने तीन कंपाउंड्स लिखे हैं, इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोहॉल और ग्लिसरॉल. यहाँ पर क्या है? OH है. यहाँ पर कितने OH हैं? यहाँ पर कितने OH हैं? सबको दिख रहा है? Now this OH is responsible for an intermolecular force hydrogen bonding. बहुत दुख होता है बच्चों, क्लास 12 में बच्चा आने के बाद ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक बॉन्ड बताता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड तीन ही होते हैं बच्चे, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो प्लीज कोई पूछे तो बोलना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर. ठीक है, पहले इसको ध्यान रखना. कई बार बच्चों से पूछो तो दे से हाइड्रोजन बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है. इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड तीन ही होते हैं, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं होता बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन. ये तीन कंपाउंड्स आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा. कैन यू टेल मी? बताओ बच्चों. यहाँ पे एक ही OH है, यहाँ पे दो OH है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी. यस और नो बच्चों? yes sir. Yes, sir. यहाँ पे तीन OH है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा होगी. टेल मी बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो सबसे First. ज्यादा वेपर प्रेशर होगा इथेनॉल, Ethanol. फिर इथाइलिन ग्लाइकोल का, फिर ग्लिसरॉल का. क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो वेपर जल्दी बना सकते हैं. यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो जल्दी वेपर नहीं बनेगा. यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो उसको वेपर बनाना सबसे मुश्किल है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस नहीं आ रही है. यस और नो? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? जैसे मैंने क्या बोला, वीक अगर फोर्स है तो लेसर नंबर ऑफ वेपर्स. अगर फोर्स वीक है तो वेपर्स कम बनेंगे, और अगर वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सॉरी अगर फोर्स वीक है तो मोर नंबर ऑफ वेपर्स. अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो लेस नंबर ऑफ वेपर्स. यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है एवरीवन? Yes, sir. थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बच्चों, प्लीज थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए. नोट डाउन एवरीवन. ठीक है, इसके बाद हम राउंड्स को स्टार्ट करेंगे. प्लीज डू इट फास्ट. ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर इसे नोट करो बच्चों, कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, डू इट फास्ट. क्लियर है दीक्षा, हर्षल? क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हर्षवर्धन, निहारिका Yes, sir, clear. क्लियर है? निहारिका क्लियर है बच्चे? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. प्रज्ञा, सुहानी, Yes, sir. सुहानी क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तान्या, उन्नति, Yes, sir. याशिका क्लियर हो रहा है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? देखो बच्चों, नया टॉपिक है, जो भी बच्चा जिसने पहली क्लास ना करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है तान्या, इसका पहले वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है तान्या? Yes, sir.
चलो करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं राहुल से
एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी बच्चे को? स्टार्ट करें बच्चों, राउल्स लॉ स्टार्ट करें, टेल मी। Yes, sir. चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे। So today we are discussing Raoult's law for volatile solution. अब आपको सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। There are two types of substance. अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं that is Raoult's law for volatile solution. Volatile means which can be vaporized. Volatile means which can be vaporized. और नॉन वोलेटाइल वो होता है बच्चों जो वेपराइज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे वाटर, इथेनॉल, ये सब क्या हो सकते हैं, वेपराइज हो सकते हैं। शुगर, सुक्रोज जिसे हम कहते हैं, ग्लूकोज, ये वेपराइज नहीं हो। ठीक है, ये वेपराइज नहीं हो। अब राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, पहले स्टेटमेंट को देखो। इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, the partial pressure of a component in a volatile solution, the partial pressure of a component in a volatile solution is directly proportional to mole friction of that component in solution. ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों। स्टेटमेंट क्या कह रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारे पास है कंटेनर ए। ठीक है एवरीवन, दिस इज कंटेनर ए। इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है वोलेटाइल सल्यूट। कैसा सल्यूट है बच्चों, वॉइस नहीं आ रही मुझे। वोलेटाइल सल्यूट, ठीक है, ऐसे दिस इज वोलेटाइल सल्यूट। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो वेपराइज हो सके। अब Yes, आपने फिर से इसे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, टी कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है, वोलेटाइल सल्यूट है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जब आप इसका वेपर प्रेशर निकालते हैं तो वो निकला पी नॉट ए, इसे हमने माना पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसे हम कहते हैं बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, यानी प्योरली ए था, इसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो पी नॉट ए है। अब इसमें क्या करा गया बच्चों, नाउ वी आर एडिंग बी इन इट, हमने इसके अंदर बी डाला। बी क्या है, बी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। बी क्या है बच्चों, वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसे भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है, ये भी वेपराइज हुआ। इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, उसे हमने बोला पी नॉट। व्हाट इज पी नॉट बी? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। चलिए बच्चों, क्लियर? yes, sir. दोनों को मिक्स करा, क्या बना बच्चों, फाइनली देयर इज सॉल्यूशन। व्हेन वी आर मिक्सिंग ए एंड बी बोथ, फाइनली वी हैव अ सॉल्यूशन। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या है बच्चों, ए और बी दोनों है। वी हैव ए एंड बी बोथ, ए भी है और साथ साथ बी भी। सॉल्यूशन बन चुका है। अब ए और बी दोनों वेपराइज हो रहे हैं,
ए के वेपर्स, और क्या है बच्चों, वी हैव बी के वेपर्स। नाउ व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर? जब ए भी वेपराइज हुआ और बी भी वेपराइज हुआ, दिस इज ए प्लस बी, दैट मीन्स दिस इज सोल्यूशन। अब ए भी वेपराइज हुआ है और बी भी वेपराइज हुआ है, तो टोटल प्रेशर हो गया बच्चों पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो बच्चों, पी नॉट ए और पी ए में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल मी बच्चों? पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, जी यहाँ पर प्योरली ए है और कोई नहीं है। पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, यहाँ पे प्योरली बी है और कोई नहीं है। यस और नो बच्चों, टेल मी। यस सर। यस सर। और जब दोनों को मिक्स करा तो सोल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पी ए। दैट मींस पी ए इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब क्या बच्चों? जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं वहां पे हम पार्शियल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स, यहाँ तो प्योरली ए था, यहाँ प्योरली बी था, बट यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. टोटल प्रेशर में कुछ प्रेशर ए का है, कुछ प्रेशर बी का है। पहले यहां तक सबको बात समझ में आई है कि क्या बताया मैंने आपको सब कुछ? एवरीवन टेल मी फास्ट। Yes, sir. ये सबको समझ में आया है? अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला है इसको समझो। राउल्ट्स लॉ कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है ना, वो ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर जो बी का प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। आज मैं स्टेटमेंट ही समझाऊंगा, अभी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे इसके में से, और आज की क्लास में लिखना। पहले स्टेटमेंट को ही समझो, इसको ही समझना ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है जिसे क्या कहा जा रहा है, पार्शियल प्रेशर। तो आज के बाद ध्यान रखना बच्चों, पार्शियल वर्ड कहां यूज होता है? व्हेन देयर इज टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दिस इज क्लियर? Yes, sir. यस Yes. सर। ठीक है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। जब अकेला ए होगा तो उसे पी नॉट ए कहेंगे, अकेला बी होगा तो उसके प्रेशर को पी नॉट बी कहेंगे, सोल्यूशन के अंदर उसे पी और पी बी कहेंगे। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिए। राउल्ट्स लॉ ने कहा कि ए का जो प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर, ए कितना प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है इसमें ए का कितना प्रेशर है, ये ए के ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड। क्यों जी? क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा बच्चों, ए के नंबर ऑफ मोल्स उतने, ए के मोल्स जितने ज्यादा होंगे ए के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, और ए के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे ए के वेपर्स उतने ज्यादा होंगे। टेल मी बच्चों, यस और नो? यस सर। कुछ बोला? ए का जो प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करता है। मींस ए का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बच्चों, दैट मींस ए के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ए के अगर मोल्स ज्यादा है तो मतलब ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है बच्चों, और अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे। यस और नो? यस सर। फिर अगर बी का मोल फ्रैक्शन ही कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, दैट मींस बी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और अगर बी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो बी का प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि वेपर ही कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर तो कम ही होगा। टेल मी एवरीवन, सॉल्यूशन में अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए ज्यादा है, तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, ए के वेपर ज्यादा बनेंगे और ए का प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी स्टेटमेंट है यार। यस और नो? इज देयर एनी डाउट? यस सर। इज देयर एनी डाउट? No, sir. नो दिस इज क्लियर? कोई है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो पहले। नहीं है? आगे बढ़े? यस सर। चलो, अब क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया, एंड हियर वी हैव अ कांस्टेंट पी नॉट ए। यहां पर जो कांस्टेंट लिया गया वो कांस्टेंट लिया गया पी नॉट बी। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए बच्चों मैं इतनी डेप्थ में जा रहा हूं, कोई स्कूल का टीचर आपको इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाएगा। Not necessary for CBSE, but it is very important to understand the concept. डेप्थ में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर डेप्थ में जाकर समझा जा सकता है वहां जरूर समझेंगे। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी डेप्थ में जाएंगे तो कहीं और ही चले जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर जरूरी नहीं होगा वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि CBSE के हिसाब से हमें चलना है, हम बहुत ज्यादा टाइम एक ही टॉपिक में नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। पहला सवाल कि आपने पी नॉट ए और पी नॉट बी को कांस्टेंट लिया है, ये कांस्टेंट कैसे?
बताओ बच्चों, हाउ यू कैन से इट इज कांस्टेंट? बच्चों प्योर स्टेट में तो वो रेट इक्वल है। अब इसको समझने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर हम इसमें। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट ही उठा लें, तो राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। पी नॉट ए को कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यार पी नॉट ए का मतलब हो गया प्योर ए, प्योर ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, क्यों? क्योंकि बी तो है ही नहीं। यस और नो? Yes, यस sir. सर। दिमाग लगाओ, अगर हम राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो राउल्ट्स लॉ कहते हैं कंपोनेंट का प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? उसी के मोल फ्रैक्शन पे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ए का प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? ए के मोल फ्रैक्शन। अरे यहाँ क्या है, यहाँ तो प्योर ए है, प्योर ए का मतलब बी है ही नहीं, तो फ्रैक्शन का तो मतलब ही नहीं होता। यानी अगर मोल फ्रैक्शन की बात करोगे भी जबरदस्ती तो मौका ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, क्यों? क्योंकि बी है ही नहीं। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब ये जो लिक्विड है वो तो फिक्स है, बी है ही नहीं, तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 ही रहना है। अब ये ए का प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये पी नॉट ए क्या हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा? क्या ये पी नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों? आपने बहुत सारी लॉज पढ़ लिए यार 9th 10th 11th 12th में, आप उसमें कांस्टेंट पढ़ते हो, अधिकतर कांस्टेंट तो आपको के नाम से याद होंगे। यस और नो? क्या वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं? क्या वो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते? टेल मी फास्ट The change are- बच्चों। आप लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट हो गई है सबकी? यस सर। फिजिक्स में सबसे पहले मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ आता है ना? Yes, sir. यस सर। है उसमें पर फॉर्मूला आता मीडियम टू है। मीडियम डिपेंड करता है, कांस्टेंट जरूरी नहीं है सारे कांस्टेंट हो। हाँ, मेरा सवाल यही है, जैसे कूलम्स लॉ आया उसमें F इज इक्वल टू आपने पढ़ा K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। K क्या होता है आप सबको पता होगा, K इज अ कांस्टेंट। K क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन, पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes, यस सर। अब जो K की बात चल रही है, क्या वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा? नो सर। एप्सिलॉन क्या होता है पता है? परमिटिविटी। यस और नो? यस सर। इट इज फिक्स्ड और इट डिफर अकॉर्डिंग टू द मीडियम। सर डिफर करती है एयर वैक्यूम में अलग और दूसरे मीडियम में। आ रहा है समझ में? कोई इक्वेशन में अगर आप कांस्टेंट दे दो, क्या वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है? एक ही कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं R, PV is equal to nRT वाला R, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट। यस और नो? याद है यस बच्चों? sir. बाकी कांस्टेंट उस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट। क्या पी नॉट ए कांस्टेंट है? हाँ जी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्या कभी चेंज नहीं होगा? होगा, आपने टेम्परेचर चेंज कर दोगे पी नॉट ए चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। यस और नो? वॉइस नहीं आ रही यार, प्लीज टेल मी। टाइम नहीं है बच्चों, मेरे ख्याल से 8:30 मैथ्स की क्लास है आपकी। है मैथ की क्लास? यस सर। हाँ तो प्लीज थोड़ा जल्दी रिप्लाई करें। पी नॉट ए क्या चेंज होगा? होगा जी, बिल्कुल। टेम्परेचर चेंज करोगे तो हो जाएगा, पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी नॉट ए कांस्टेंट, पी नॉट बी कांस्टेंट। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके मोल फ्रैक्शन तो 1 है। भाई प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है? फिक्स है 1, क्यों? क्योंकि बी है ही नहीं। इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? फिक्स है 1, क्यों? क्योंकि बी है ही नहीं। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अब अगर मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा तो फिर किसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होगा? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सबसे पहले वही बोला। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट क्यों है, ये सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन कि यार आपने जो ये पी नॉट ए और पी नॉट बी लिया, अगर ये कांस्टेंट ही है तो पीए वाली इक्वेशन में आप पी नॉट बी क्यों नहीं रख देते? मतलब पीए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी नॉट बी एंड पीवी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नॉट ए। कांस्टेंट ही तो है ना, किसी को भी रख दो। Why you are specifically taking P naught A in the equation of PA and why you are specifically taking P naught B in the equation of PB? This is my first question. Clear everyone? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? हम P naught A और P naught B को इस इक्वेशन के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? अब इसको यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? अगर ये कांस्टेंट ये तो इधर उधर कर दो, कांस्टेंट ही तो है। क्लियर एवरीवन? यस सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चे कि क्या सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा या कोई और भी चीज है जिस पे उसका प्रेशर डिपेंड कर सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा ए है उसके 100 मोल्स है और बी है उसके सिर्फ 20 मोल्स है, बट जो 100 मोल्स है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो और जो 20 मोल्स है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो? क्या कोई और चीज है
क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर दिया है। कोई और चीज है जो मोल्स के अलावा प्रेशर को वेरी करवा देगी, और है तो क्या है? समझ में आए दोनों क्वेश्चन? नहीं है? यस सर। यस पहला सर। क्वेश्चन था पी नॉट ए और पी नॉट बी को इंटरचेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। दूसरा ये कि यार जरूरी है कि मोल फ्रैक्शन पे ही प्रेशर डिपेंड करे? क्या कोई और चीज है जिस पे प्रेशर डिपेंड कर सकता है मोल फ्रैक्शन के अलावा? मान लीजिए अगर दोनों जगह मोल फ्रैक्शन फिक्स है, सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन 0.5, बी का मोल फ्रैक्शन 0.5, तो क्या सेम प्रेशर ही आएंगे पी और पी बी के, या प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं? सवाल समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। एक बार वापस अरे, ये सोल्यूशन है, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5, बी का मोल फ्रैक्शन 0.5, तो इसका मतलब पी और पीबी इक्वल होंगे। यस सर। तो फिर ये लॉ देख लो ध्यान से, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पी और पीबी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों होंगे, ये आपको फाइंड करना है। दो क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही यार। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? यहीं तक नोट करना है बच्चों। और अब मैं आपको बता देता हूँ वो, अच्छा कुछ फॉर्मूले की बात हो रही थी ना, हाँ, तो ये फॉर्मूले लिख लो आप शॉर्टकट के लिए। इसके आगे बच्चों ये अलग से नोट करना, सम कंसंट्रेशन टर्म, शॉर्टकट वाली बात जो थी ना, कुछ फॉर्मूले लिख लो। जैसे इसमें एम होता है मोलैरिटी, जब आपको कंपोजिशन परसेंटेज में गिवन हो। एक्स होता है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डी होता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और एम नॉट होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है बच्चों, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इन्हीं को लिख लो। मोलैरिटी इज इक्वल टू एम इंटू 1000, हाँ, एम इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस एम एम नॉट। अब एम क्या है? स्मॉल एम इज मोलैरिटी। ये रिलेशंस आप यूज कर सकते हो कॉम्पिटिटिव के अंदर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। कैपिटल एम इज मोलैरिटी, ठीक है। डी इज डेंसिटी, एम इज मोलैरिटी, एम नॉट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और लिख लो ये स्मॉल एम तो समझ रहे हो ना बच्चों, स्मॉल एम इज मोलैरिटी, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। स्मॉल एम इज मोलैरिटी, x is mole fraction of solute, this is mole fraction of solute, solvent, कर लो बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। Good fast. ये आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर मोलैरिटी के लिए, अब जैसे क्वेश्चन था, मेरी जो शीट होगी ना उसमें जाओगे तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप डायरेक्टली इस रिलेशन से कर सकते हो। ये याद रखना, ये एमबी है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इन रिलेशन से कर सकते हो। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन जो था और 13, उसमें मोलैरिटी निकालनी है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। सॉल्यूट का परसेंटेज, डेंसिटी, मोलर मास, 2 मिनट में हो जाएगा। इसके अलावा कुछ रिलेशंस और हैं, ये तो मैंने अभी कुछ ही लिखे हैं बच्चों, ठीक है। कुछ रिलेशंस और हैं, ठीक है, उनको मैं बताता रहूंगा साथ साथ। अभी फिलहाल इन 2-3 को लिख लो, ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। ये राउल्स लॉ है, ये अलग है प्लीज। राउल्स लॉ मैंने यहाँ पे रोक दिया है, अभी खत्म नहीं हुआ है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ मैंने 2 क्वेश्चन देके आपको रोक दिया है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी को इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सिर्फ सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है या कोई और फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो यू विल फाइंड द आंसर नेक्स्ट क्लास संडे को हम रखेंगे बच्चों।
ठीक है, संडे को जो भी टाइम होगा मैं कल शाम तक आपको बता दूंगा, और संडे को फिर मैं इस राउंड लॉ को खत्म कर दूंगा। ठीक है, टिल दैट टाइम ट्राई टू फाइंड these two questions और आंसर ऑफ these two questions, और ये रिलेशन आप लिख लो, यू कैन ट्राई, जो कंसल्टेशन टर्म्स के क्वेश्चन थे उनको इन रिलेशन से भी आप कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस। ठीक है बच्चों, क्लियर? Yes, sir. चलो नोट कर लो, और जिनकी भी मैथ्स की क्लास है दे कैन लीव, जिनकी भी मैथ्स की क्लास है दे कैन लीव। दीक्षा बच्चे, दीक्षा Yes, sir. बात हुई कनिका से, कहाँ जा रही हैं बच्ची? आपकी बात हुई थी कनिका से? हाँ सर, उसने बस ये बताया कि उसने इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया, बता दियो सर को बस तो यही। अब वो फिजिक्स मैथ्स कहाँ पढ़ रही है? सर मैंने ये तो नहीं पूछा। एक्चुअली उसका नंबर चेंज हो गया, मेरे पास शायद नंबर है नहीं बच्चे। आपकी अगर बात हो तो एक बार उससे पूछ लेना कि फिजिक्स बायो का क्या करना है, वो पढ़ रही है या फिर वो भी डिसकंटिन्यू कर रही है। ठीक है, यस इसी सर। क्लास में आ रही है वो? चलो कोई नहीं, सर पूछ लेना। राकेश सर वाली हाँ राकेश सर वाली। नहीं पता सर, अभी तो मैं ही नहीं जा रही उसमें। अच्छा आप ही नहीं जा रहे हो? आप लोगों का क्या है, दीक्षा हर्षल, आप लोगों के स्कूल का क्या पंगा है भाई? कब फाइनल होगा स्कूल का? कि ऑफलाइन का या रिजल्ट का? अब आपका स्कूल स्टार्ट हो गया ना, क्लास 12 स्टार्ट हो गई ना फाइनल? यस सर, आज से चालू यस हो गई। सर। आज से स्टार्ट हो गई, मतलब अब आप 12वीं क्लास में प्रवेश कर चुके हैं? हाँ सर, कर गए। चलो मुबारक हो, मुबारक। यही सर पूछना था रिजल्ट मुझे। का भी क्या रहा रिजल्ट? आ गया? केमिस्ट्री में कितना है भाई स्कोर? सर नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब फिर निकालेंगे कुछ बच्चों को, वो अभी स्टार्ट चालू कर दिया। अच्छा, शाबाश, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट करके आप लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं।